नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी फिलहाल नहीं चाहते हैं अध्यक्ष पद पर वापसी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया संगठन में जल्द करेंगी फेरबदल। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस में जल्द संगठन स्तर पर बड़े फेरबदल की तैयारी है। पार्टी के कई नेता जो सालों से सचिव और प्रभारियों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनमें से आधा दर्जन को महासचिव बनाकर पदोन्नति दी जानी है। इतने ही बुजुर्ग महासचिवों की छुट्टी भी होगी। आपको बता दें कि वहीं राहुल गांधी इस साल दोबारा से कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में नहीं दिखेंगे। सोनिया ही अभी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। पार्टी के पास फिलहाल दो विकल्प हैं। वह सोनिया को कार्यकारी अध्यक्ष की जगह अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिकता पूरी करे या चुनाव आयोग से संगठनात्मक चुनाव के लिए और समय मांगे। राहुल के करीबियों के मुताबिक राहुल ने फिलहाल बतौर सांसद सक्रियता बनाए रखने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल ये जरूर चाहते हैं कि संगठन में जिस तरह से बदलाव अध्यक्ष रहते उन्होंने शुरू किए थे, पार्टी उस दिशा में आगे बढ़े। राहुल ने अपनी मंशा कांग्रेस अध्यक्ष को बताई है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव सोनिया के नेतृत्व में ही लड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी की कमान संभालनी चाहिए या नहीं संभालनी चाहिए? कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली के लिए बड़ी राहत, 2 सप्ताह में 14% कम हुई है संक्रमण दर। या दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है कि महामारी संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और अब महज 100 में से 10 लोग ही संक्रमित मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एक समय ये संख्या 35 पर पहुंच गई थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 23 जून तक यह दर 24% थी, जो अब घटकर 10% हो गई है। 23 जून को 16,152 लोगों की जांच में महामारी के 3,947 मामले आए थे, लिहाजा संक्रमण दर 26% थी। 5 जुलाई को कुल 23,136 लोगों की जांच में 2,244 केस आए। अब संक्रमण की दर 9.8% है, यानी बीते 2 सप्ताह में संक्रमण दर 14% की कमी आई है। 15 मई के दौरान यह दर 35% पहुंच गई थी। उस समय 6,500 जांच में औसतन मामले आ रहे थे और 5 जून तक यह दर 27% थी। दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को महामारी के 2,244 नए मामले सामने आए, जबकि 63 लोगों ने दम तोड़ दिए। राजधानी में रविवार को 3,083 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99,444 हो गई है। दिल्ली में अब तक 71,339 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। महामारी से राजधानी में अब तक 3,067 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अभी 25,038 सक्रिय मामले हैं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि LAC पर 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीनी सेना, गलवान घाटी के पास बना बफर जोन। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई महीने से जारी विवाद में अब बड़ी खबर सामने आई है। 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी, अब वहां से चीनी सेना कुछ किलोमीटर पीछे हट गई है। सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों के पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में ये प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर गलवान घाटी में झड़प वाले स्थान के पास से चीनी सेना करीबन 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी हैं। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की झड़प की घटना फिर न हो पाए। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर भाजपा के सामने असंतुष्टों की नई चुनौती। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनौती मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आई है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद न मिल पाने से असंतोष गहरा गया है। चूंकि 22 सीटों पर भाजपा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आने वाले को ही उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, इसलिए 2018 में पार्टी से चुनाव लड़ चुके नेताओं की नाराजगी तो पहले से ही थी। अब मंत्री न बन पाने से असंतुष्टों का एक अलग समीकरण बनने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्री न बन पाने से सिर्फ रायसेन जिले में ही भाजपा को चुनौती नहीं मिल रही, बल्कि महाकौशल, बालाघाट, मंदसौर और इंदौर से भी असंतोष की चिंगारी उठने लगी है। राज्य के कई क्षेत्रों में उपचुनाव न होने के बावजूद असंतोष गहरा रहा है और उसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। बालाघाट के विधायक और प्रमुख ओबीसी नेता गौरीशंकर बिसेन को भी मंत्री पद न मिलने से नाराजगी उनके समाज में है।
और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि क्यों यूपी में कांग्रेस का मजबूत होना सीएम योगी के लिए है अच्छी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों नई राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सूबे में अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए योगी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोले हुए है। प्रियंका की बढ़ती सक्रियता से योगी सरकार परेशान भले ही दिख रही हो, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस की मजबूती सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि एक अवसर है। यही वजह है कि योगी सरकार भी राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों को अहमियत दे रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस 30 साल से ज्यादा समय से सत्ता से दूर है। 2022 का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी ने पुराने चेहरों को साइडलाइन कर अपनी पसंद की टीम तैयार की है और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूबे के तमाम मुद्दों पर प्रियंका योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की ये सक्रियता बीजेपी से ज्यादा सपा और बसपा के लिए बेचैनी लेकर आई है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने कहा कि सरकार लॉकडाउन में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं कर सकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश में महामारी के मामले बढ़ने पर रविवार को चिंता व्यक्त करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं कर समय की बर्बादी की है। आपको बता दें कि वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सवाल किया कि सरकार 22 जून तक सिर्फ 1340 वेंटिलेटर क्यों खरीद सकी, जबकि 31 मार्च को 50,000 वेंटिलेटरों का ऑर्डर दिया गया था। उन्होंने कहा कि असल खरीद भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के दावे से विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में जून के अंत तक 60,000 वेंटिलेटर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि वल्लभ ने ये भी आरोप लगाया कि वेंटिलेटरों के लिए ऑर्डर देने में भ्रम की स्थिति रही तथा देरी की गई, वित्तीय अव्यवस्था हुई और पीएम केयर फंड के पैसे को खर्च करने में पारदर्शिता की कमी रही और घटिया वेंटिलेटरों की आपूर्ति की गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश में जिस तरह से महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि चरम जल्दी आए और देश को इससे छुटकारा मिले। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन एक पॉज यानी कि ठहराव बटन था। इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने समय बर्बाद किया और वेंटिलेटर की खरीद में कुप्रबंधन में संलिप्त रही। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए शिवसेना के 5 नेता। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को गठबंधन धर्म की गांठ कमजोर होती नजर आई। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में बारामती में राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन की अगुवा शिवसेना के 5 पार्षद घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में शामिल हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में फिलहाल शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास की अघाड़ी की सरकार है, जिसमें कि एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि इस नए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक घटनाक्रम पारनेर और अहमदनगर के स्थानीय मुद्दों से जुड़ा है। इसका राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपको बता दें कि इससे पहले विधान परिषद की 12 खाली सीटों को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच में तल्खी देखी गई थी। कांग्रेस चाहती थी कि सभी सीटों का बंटवारा 3 पार्टियों के बीच में बराबर हो। उस दौरान शिवसेना के खाते में 5, एनसीपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने की चर्चा थी। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि इस मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य, केजरीवाल सरकार ने दिए हैं आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि अब सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी मरीजों में महामारी के लक्षण दिखाई देते हैं या उनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, उन सभी को रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए। इसके लिए सरकार ने कुछ श्रेणी भी निर्धारित की है, जिनका अनिवार्य रूप से टेस्ट होना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी संक्रमण में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ रविवार को 24 घंटों में महामारी के 2244 नए मामले सामने आए और एक दिन में 63 लोगों ने दम तोड़े। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण के कुल मामले 99,444 हो गए हैं। संक्रमण के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 25,038 है। वहीं 71,339 लोगों ने महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। अब तक यहां पर 3,067 लोग दम तोड़ चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के नए अपडेट्स को। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश, गुजरात और मुंबई में हाई अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत समेत कई राज्यों में रविवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गुजरात और ओडिशा में भारी से बेहद भारी बारिश होने की
संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी रह सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र में मानसून का सामान्य प्रदर्शन दिखेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिली है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से आम लोगों के लिए खुलेंगे ऐतिहासिक स्मारक, एंट्री गेट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले देश के सभी ऐतिहासिक स्मारक सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। स्मारकों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर उपलब्ध होंगे, साथ ही सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 74 संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर, सफदरजंग का मकबरा, पुराना किला सहित 10 टिकट वाले ऐतिहासिक स्मारकों की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिन स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश है वहां भी प्रवेश द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ASI के दिल्ली सर्कल के एक अधिकारी ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए स्मारकों में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। स्मारकों में प्रवेश करने वाले लोगों को अपना फोन नंबर दर्ज कराना होगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल सके। प्रमुख स्मारकों में 2000 से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पर्यटकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन आगरा में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ताजमहल और बाकी स्मारक को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। ये अभी नहीं खोले जाएंगे। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ये फैसला पुरातत्व विभाग के साथ बैठक में लिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, रूस को भी पीछे छोड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस को पीछे छोड़कर भारत महामारी संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया है। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे हैं। पाकिस्तान अभी 12वें पायदान पर है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में इस समय 6,87,760 महामारी मरीज हैं, जबकि रूस में अब तक 6,81,251 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। इस दौरान कुल 13,856 मामले दर्ज किए गए हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी के हर जिले में नए सिरे से तलाशे जाएंगे टॉप 10 अपराधी। अब ADG जोन को भी मिली जिम्मेदारी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों की सूची नए सिरे से तैयार किए जाने की कसरत अब शुरू हो गई है। CM योगी ने पहली बार ADG जोन की भी जिम्मेदारी इन अपराधियों की मॉनिटरिंग में तय कर दी है। 14,000 से अधिक अपराधी और 25 से ज्यादा माफिया अब पुलिस के सीधे निशाने पर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के चलते पुलिस करीबन 3 माह से अपराधियों की सूची को अपडेट नहीं कर सकी थी। अब इस पर काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने थाना स्तर से लेकर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार करने को कहा है। करीबन 1500 थानों में टॉप 10 अपराधियों की सूची और हर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची नए सिरे से अपडेट की जाएगी। आपको बता दें कि जेलों में बंद कई कुख्यात पहले से ही पुलिस के रडार पर हैं। अब इनकी गतिविधियों पर और बारीकी से नजर रखे जाने को कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीनी सरकार की नई इंटरनेट पॉलिसी, मात्र 2 दिनों में ऐप स्टोर से हटाए गए 4500 गेमिंग ऐप। दोस्तों आपको बता दें कि प्रीमियम स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने बीते 2 दिनों में चीनी ऐप स्टोर से 4500 गेम्स को हटा दिया है। एप्पल की तरफ से ये फैसला चीनी सरकार की नई इंटरनेट पॉलिसी के तहत दबाव में लिया गया है। चीन में पिछले हफ्ते में मात्र 2 दिन में चीन के ऐप स्टोर से करीबन 3000 से ज्यादा गेम्स को हटा दिया है। चीन सरकार की तरफ से ऐप स्टोर से ऐप को हटाने का बड़ा फैसला उस वक्त लिया गया है जब हाल ही में भारत ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी सरकार की तरफ से पहले ही गेमिंग ऐप पर काफी निगरानी रखी जाती है। यही वजह है कि चीन की सरकार ने बीते 1 साल में मात्र 1500 गेम्स को इजाजत दी है। चीन में गेमिंग ऐप को ऐप स्टोर पर अपलोड करने के लिए सरकार से अप्रूवल हासिल करने में 6 से 12 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में 1 जुलाई से गेमिंग ऐप को लेकर लागू नया नियम चीन इंटरनेट कंपनियों की मुसीबतों को पहले से ज्यादा बढ़ा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन